बहुत ही क्रियाशील होती हैं और जल और वायु के साथ ये बहुत ही तेजी से क्रिया करती हैं और ये अपने आप आग पकड़ लेती हैं। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 का पाठ 3 पढ़ेंगे, धातु एवं अधातु। तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि कुछ तत्व धातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किन गुणों के कारण, किन विशेषताओं के कारण हम किसी तत्व को धातु कहते हैं और किन विशेषताओं के कारण हम किसी तत्व को अधातु कहते हैं। मतलब हम धातु और अधातु के बारे में अंतर पता करेंगे। और अगर इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह पाठ आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। इसलिए मेरे साथ आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। चलिए शुरू करते हैं। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि कौन से तत्व धातु होते हैं या कौन से अधातु होते हैं, किस प्रकार तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी धातुओं का उपयोग करते हैं, बहुत सारे अधातुओं का भी उपयोग करते हैं। अब अगर हम आगे पढ़ते हैं तो हमें इजीली पता लग जाएगी कि कौन सी धातुओं का उपयोग करते हैं, कौन सी अधातुओं का उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी तो हम इनके गुणों के बारे में भी पहले पढ़ते हैं, तो उससे आसान हो जाएगा आगे समझना। आपके विचार में कौन से गुण तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार ये गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है, हम इनके गुण धर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब हम पहले तो ये देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे कि धातु और अधातु का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ पर हम धातु का उपयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अधातु का उपयोग करते हैं। पहला तो ये पढ़ेंगे। दूसरा हम धातु और अधातु के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम उनके गुणों के आधार पर उनके क्या क्या उपयोग हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे और हम इनके कुछ गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म हैं क्या, तो ये समझने के लिए देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए हमारी क्लास में कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है, तो हम उसको देखकर ये देखेंगे कि वो उसकी हाइट कैसी है, छोटा है या बड़ा है, उसका रंग कैसा है, काला है या गोरा है, और उसके बारे में हम ये देखेंगे कि वो देखने में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, गंदा लगता है, ये सब हम देखेंगे। मतलब हम उसको देखकर जिस जिस विशेषता का पता लगा सकते हैं, जिस जिस विशेषता के बारे में बता सकते हैं, वो एक तरह से उसके भौतिक गुण हो गए। तो इसी तरह जो तत्व होते हैं, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो ठोस है या द्रव है, तो ये सब उसके भौतिक गुण हो गए। जैसे कि रंग, आकार, अवस्था मतलब ठोस है या द्रव है, और उसकी माप क्या है। तो ये सभी ये है किसी भी तत्व के भौतिक गुण, कि उस तत्व का रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो ठोस है, द्रव है, गैस है, या उसका साइज क्या है। तो हम पहले धातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान है। तो भौतिक गुणधर्मों से हम पहले तो उनको अलग अलग कर सकते हैं कि धातु है या अधातु है। अध्ययन के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेंगे और इन क्रियाकलापों में धातुओं जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और आसानी से मिलने वाली कुछ धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। जैसे क्रियाकलाप 1 है। क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसके कुछ नमूने लेंगे और दिखाई कैसे देते हैं, मतलब देखने में कैसे लगते हैं। तो देखिए मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बच्चा आता है हमारी क्लास में और हम उसको देखते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, उसकी हाइट कितनी है, तो ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर इस क्रियाकलाप में भी हम देखेंगे कि आयरन कैसा दिखता है, लोहा, तांबा कैसा दिखता है, एल्युमिनियम कैसा दिखता है, या मैग्नीशियम कैसा दिखता है, उसको ध्यान से देखना है। तो हम देखेंगे कि ये सभी चमकदार दिखते हैं, चमकीले। रेगमाल से इनको रगड़ कर साफ करके देखेंगे तब ये काफ़ी चमकीले दिखते हैं। तो पहला गुणधर्म ये हो गया है धातु का कि वे चमकदार होती हैं, उनमें एक चमक होती है जिसे धात्विक चमक बोला जाता है।
तो पहला गुण हो गया है चमकदार, की धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। अब आते क्रियाकलाप 3.2। इसमें भी हम वही धातुएं लेंगे जो हमने पहले लिए हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इनके टुकड़े लेंगे और इनको काट कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि लोहे का टुकड़ा नहीं कटेगा, कॉपर का भी नहीं कटेगा, एल्यूमिनियम का भी नहीं कटेगा, लेकिन जो मैग्नीशियम धातु है वो और जो सोडियम धातु है वो उसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतनी नरम होती हैं। लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम ये तो इतने कठोर होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम बहुत ही ज़्यादा नरम धातु होती हैं और इनको खुले में भी नहीं छोड़ सकते, खुले में ऐसे ही नहीं छोड़ते। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु भी होती हैं। एक तो ये होती है नरम और ये होती है क्रियाशील, काफ़ी क्रियाशील धातु होती हैं। और ये जो है सोडियम और मैग्नीशियम ये जल और वायु के साथ क्रिया करती हैं काफ़ी, इसलिए इनको खुला नहीं छोड़ते। इनको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें इनको डुबो कर रखते हैं। किसको? मैग्नीशियम और सोडियम को, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होती हैं और जल और वायु के साथ ये बहुत ही तेज़ी से क्रिया करती हैं और ये अपने आप आग पकड़ लेती हैं, इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं ये। इसीलिए सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी नमी होगी या पानी से संपर्क करेगी तो ये बहुत तेज़ी से क्रिया करती है और अपने आप आग पकड़ लेती है। इसलिए इसे फिल्टर पेपर से सुखाना चाहिए। वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम का मैंने पहले ही बता दिया कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है कि आपने क्या देखा। ये क्वेश्चन आता है कि आपने क्या देखा। तो हमने ये देखा है कि जो आयरन है, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम ये काफ़ी कठोर धातुएं होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम और सोडियम कठोर नहीं होती है, नरम होती है। तो इस क्रियाकलाप से फिर ये रिजल्ट निकलता है। आप देखेंगे कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन प्रत्येक धातु कठोर नहीं होती। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। देखिए ये धातुएं ये अपवाद हैं, वैसे ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं वो कठोर होती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि धातुएं कठोर होती हैं। कुछ धातुएं जो है वो नरम होती हैं, लेकिन अधिकतर धातुएं जो है वो कठोर होती हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। अब जो तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो धातुएं होती हैं उनको अगर पीटा जाता है, जैसे मान लीजिए कील ले लीजिए, कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए या जिंक का टुकड़ा या लेड का या कॉपर का, इनका टुकड़ा अगर लेंगे और उनको हथौड़े से पीटेंगे तो फैल जाते हैं, मतलब उनकी चादर सी बन जाती है, बिल्कुल पतले हो जाते हैं वो और उनकी चादर सी बन जाती है। तो आप देखेंगे कि कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब जो धातुएं होती हैं वो उनमें से जो अधिकतर धातुएं जो होती हैं उनको पीट कर उनकी पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहते हैं। मतलब आघात मतलब उनको चोट मारना, और वर्ध्यता मतलब वो आघात को अपोज करती हैं, मतलब उनके ऊपर अगर चोट मारी जाती है तो बिखरती नहीं है, वो उनकी चादर बन जाती है, वो फैल जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं? सोना और चांदी जो होती हैं उनके ऊपर आघात किया जाता है तो वो बिल्कुल पतली हो जाती हैं, वो इसलिए वो सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हुआ, जब धातु को हथौड़े से पीटा जाता है या उस पर चोट मारी जाती है तो उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, और इस गुण को बोलते हैं आघातवर्ध्यता। मतलब धातुएं जो होती है वो आघातवर्ध्य होती हैं। यह है तीसरा पॉइंट। अब हम आगे चौथे पॉइंट पर आते हैं। उन धातुओं की सूची बनाइए जिनके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे देखिए लोहे के तार भी देखते हैं, एल्यूमिनियम के तार भी देखते हैं, तांबे के तार भी हम देखते हैं, स्टील के तार भी देखते हैं। तो जो धातुएं होती हैं उनके पतले तार भी बनाए जा सकते हैं, उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। इस गुण को बोलते हैं तन्यता, कि जो धातुएं होती हैं वो तन्य होती हैं। चौथा पॉइंट ये हो गया, धातुएं तन्य होती हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं। सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। ऊपर देखिए सोना सबसे अधिक आघातवर्ध्य भी था और इधर सोना सबसे अधिक तन्य भी होता है, मतलब इसके सबसे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्ध्यता
तथा तन्यता के कारण धातु को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। मतलब अगर धातु की चादर बनाई जा सकती हैं तो देखिए उनके डिब्बे भी बन जाते हैं, उनकी अलमारी भी बन जाती हैं, उनके तार भी बन जाते हैं पतले पतले, और बहुत लंबे लंबे तार भी बन जाते हैं। और जो आभूषण होते हैं वो भी बन जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, उनमें आघात वर्ध्यता की भी आवश्यकता होती है, तन्यता की भी आवश्यकता होती है, मतलब पतले पतले तारों की भी ज़रूरत होती है, और उसकी जो जो धातु होती है उसकी चादर जो होती है उसकी शीट्स की भी ज़रूरत होती है। तो इन दोनों गुणों के कारण जो धातुएं होती हैं उनको विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? देखिए आघात वर्ध्यता के कारण बर्तन भी बनाए जा सकते हैं। बर्तन भी कई आकार के होते हैं, जैसे कि ये बर्तन है, ये बर्तन है, कई तरह के आकार के होते हैं बर्तन भी, छोटी कटोरियाँ भी होती हैं, गिलास भी होते हैं। तो ये भी आघात वर्ध्यता के कारण ही होती हैं। कुछ धातुएं जिनसे बर्तन बनाए जा सकते हैं, ऐसी धातु के नाम बता सकते हैं? तो ये है देखिए, स्टील होती है और एल्युमिनियम होती है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? बताइए। अब ये जो है 5वां पॉइंट आ गया है कि कुछ धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ धातुएं होती हैं जिनका उपयोग बर्तन बनाने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन कुछ का किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो ये 5वां पॉइंट हुआ। ऊष्मा की सुचालक का क्या मतलब होता है, ये हम यहाँ से समझते हैं। ये एक धातु की रोड ले लिए और ये जो कैंडल है ये यहाँ लगाते हैं हम, यहाँ पर एक मोमबत्ती लगा लेते हैं इधर। ये हमने एक मोमबत्ती जला ली इसके सिरे ए पर, और यहाँ पर हम लगा देंगे बहुत सारे मोम, जो मोम है उनके टुकड़े लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको गर्म करेंगे, देखिए ये जो एक्टिविटी है, ये जो क्रियाकलाप है, ये कक्षा 7 का जो पाठ ऊष्मा है उसमें ये क्रियाकलाप है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम मोमबत्ती लगाते हैं और यहाँ से हम इसको गर्म करते हैं, इस सिरे को, एक एंड को इसको गर्म करते हैं। तो पहले ये मोम नीचे गिर जाता है, थोड़ी देर बाद ये गिरेगा, थोड़ी देर बाद ये गिरेगा, थोड़ी देर बाद ये गिरेगा, थोड़ी देर बाद ये। तो देखिए हमने तो यहाँ से गर्म किया ना इसको, हमने पूरे को गर्म थोड़ी किया है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा जो है, मतलब इसको गर्म किया तो ये ऊष्मा इस सिरे से धीरे धीरे होती हुई यहाँ तक दूसरे सिरे तक पहुँच जाती है। मतलब ये सिरा अगर हम टच करके देखते हैं तो ये भी गर्म हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम इसकी जगह, तो देखिए अगर इसकी जगह, इस रोड की जगह अगर हम कांच लगा देते या फिर रबड़ लगा देते या फिर लगा देते लकड़ी लगा देते, प्लास्टिक लगा देते या कोई भी अधातु लगा देते, तो वो यहाँ से गर्म होती या तो ये जल जाती, ये वाला सिरा जल जाता उसका, यहाँ तक वो गर्म ही नहीं होती, दूसरे सिरे तक यहाँ तक गर्म नहीं होती अगर ये अधातु होती। ये धातु का तार है, इसलिए इसका जो ए सिरा है इसको गर्म किया हमने और ये बी सिरा भी इसका गर्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि धातु में से ऊष्मा यहाँ से चली और यहाँ तक ऊष्मा पहुँच गई। इसका अर्थ होता है कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा का चालन करती हैं। जो पदार्थ ऊष्मा का चालन करते हैं उन्हें चालक बोलते हैं, ऊष्मा के चालक। तो इसका मतलब है कि धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। तो ये धातुएं जो होती हैं ये ऊष्मा का चालन इसमें कैसे होता है, जो धातु के जो कण होते हैं वो, जैसे ये कण हुए, ये गर्म हो गए, ये अपने साथ वाले इसमें इन कणों को गर्म कर देंगे, इनको कर देंगे, ये इनको कर देंगे, तो ऊष्मा जो है यहाँ से सभी कणों में पहुँचती रहेगी और पूरा जो ये है धातु का तार है या फिर धातु की रोड है पूरी ही गर्म हो जाती है। तो इस तरह से ऊष्मा का चालन होता है। और जो पदार्थ ऊष्मा का चालन करते हैं उन्हें ऊष्मा के चालक बोलते हैं, और जो पदार्थ ऊष्मा के बहुत ज़्यादा चालन करते हैं, ऊष्मा का बहुत ज़्यादा चालन करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चालन करते हैं, मतलब कुछ धातुएं जो होती हैं वो थोड़ी सी गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती। यहाँ से अगर हम इसको गर्म करेंगे इस वाले एंड को तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगी, वो चालक होती हैं लेकिन बहुत अच्छी चालक नहीं होती। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं
जो कि यहाँ से गर्म किया और यहाँ तक बहुत जल्दी ही गर्म हो जाती हैं। वो होती है धातुओं की सुचालक, मतलब अच्छी चालक। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट ये हो गया, ज़्यादातर धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और इनको कितना भी गर्म कर दिया जाए ये गलती नहीं है, पिघलती नहीं है। देखिए, अगर रबड़ लगा दिया जाए तो पिघल जाएगा, लकड़ी लगा दी तो जल जाएगी, वो प्लास्टिक लगा दिया तो पिघल जाएगा, लेकिन जो धातुएं होती हैं वो गलती नहीं है। इनको गर्म करते रहेंगे तो वो गलती नहीं है। इसका मतलब इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। तो छठा पॉइंट ये हो गया है कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसके बाद देखिए, जो सिल्वर और कॉपर, तो देखिए जो सिल्वर और कॉपर जो होता है वो ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होते हैं और इनकी तुलना में जो लेड होता है, लेड और मरकरी, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही चालन ही नहीं करते ऊष्मा का। सबसे अच्छा क्या हो गया, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और तांबा ये हो गए सबसे अच्छे चालक और लेड और मरकरी ये हो गए ऊष्मा के कुचालक। इसको आप याद करेंगे, तो हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से, सिल्वर और कॉपर, इधर लेड और मरकरी ये ऊष्मा के कुचालक। इसके बाद हम आते हैं, क्या धातुएं विद्युत का भी चालन करती हैं? हाँ, विद्युत की भी वो अच्छी चालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की भी अच्छी चालक होती हैं। तो यहाँ से देखिए, हम ये 6th क्लास में भी बहुत बारी एक्टिविटी की होगी। यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं, ये तार से इनको जोड़ देते हैं ऐसे, यहाँ स्विच लगा दिया और यहाँ पर जो है ये गैप बना देते, तार में गैप बना देंगे। यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा लगाएंगे, यहाँ पर तांबे का तार लगाएंगे, एल्युमिनियम का तार लगाएंगे, या फिर यहाँ पर कोई भी रबड़ लगा देंगे, या फिर कोई स्ट्रॉ लगा देंगे प्लास्टिक की, या कोई भी जो झाड़ू की सींक होती है वो लगा देंगे, या धागा लगा देंगे। ये जब हम लगाते हैं तो हम इससे जांच करते हैं कि जब हम लोहे का तार लगाते हैं, तांबे का लगाते हैं, एल्युमिनियम का लगाते हैं, तो बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो जल जाता है। लेकिन जब हम इसमें कोई धागा लगाएंगे, इन दोनों पिनों के बीच में, इन टुकड़ों के बीच में अगर धागा लगाते हैं तो नहीं जलता है ये बल्ब। और अगर हम इसमें प्लास्टिक लगाते हैं तो भी ये बल्ब नहीं जलता है। और अगर हम कोई भी रबड़ लगा देते हैं या कुछ भी धातु होता है वो लगा देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता है। तो देखिए, एक और पॉइंट नोट करने का है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इनके बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन हवा तो है यहाँ पर, तो ये बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब जो हवा होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। अगर हवा विद्युत की चालक होती तो करंट फैल सकता था, तो ये बल्ब जल जाता। क्योंकि तारें तो काफ़ी जगह ऐसी खुली होती हैं, हमें लाइट काटने के लिए तारों के बीच में गैप देना पड़ता है कई बार। तो अगर वायु सुचालक होती तो ये बल्ब जल जाता, तो वायु भी कुचालक होती, क्योंकि इसके बीच में देखिए वायु तो है। तो जिस पदार्थ को हम इसके बीच में लगाते हैं बल्ब नहीं जलता है वो हो गई कुचालक, और जिस भी पदार्थ को दोनों सिरों के बीच में लगाते हैं बल्ब जल जाता है, इसका मतलब वो सुचालक है। तो यहाँ पर हम ये पाएंगे कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। तो यहाँ से देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर ये 7वां पॉइंट आ गया है कि ये विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब होता है अच्छी चालक, मतलब इनमें से करंट अच्छी तरह से प्रवाहित होता है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पीवीसी अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों होती है? क्योंकि जो पीवीसी होती है वो, और रबड़ जो होती है या फिर जो प्लास्टिक जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, विद्युत की चालक नहीं होती, इसलिए हम उस तार को टच भी कर लेते हैं। अगर वो पीवीसी या फिर जो रबड़ है उसके ऊपर कवर नहीं करी होती है तो हम उस तार को पकड़ नहीं सकते। उस तार को अगर हम टच कर लेते तो हमारे अंदर करंट आ जाता। इसलिए जो तारें होती हैं उनके ऊपर पीवीसी या रबड़ की परत चढ़ाई जाती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं, अब देखिए एक और पॉइंट आ गया है, पॉइंट नंबर 8वां पॉइंट और आ गया है कि जो धातुएं जो होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। इंग्लिश में सोनोरस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ध्वनिक। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो टन की सी आवाज़ आती है।
क्या वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है। आप अपने स्कूल की घंटी की आवाज़ तो रोज़ सुनते हैं, तो जब उसके ऊपर हथौड़े से वार किया जाता है, ये घंटी है, और इसके ऊपर जब हथौड़े से वार किया जाता है, इसको पीटा जाता है, तो टन टन की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जो टन टन की आवाज़ होती है, ये ए धातुओं को जब पीटा जाता है तब नहीं आती है। ये एक अलग तरह की आवाज़ होती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक बोला जाता है। ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं, तो उनसे टन टन की आवाज़ निकलती है अगर उनको किसी हथौड़े से पीटा जाए या कठोर सतह से वो टकराती हैं तो 8वां पॉइंट हो गया कि जो धातुएं होती हैं वो ध्वनिक होती हैं। ये इसका हो गया 8वां पॉइंट, धातुएं ध्वनिक होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? क्योंकि स्कूल की घंटी जो होती है उसको बजाने के लिए उसकी आवाज़ दूर तक जानी चाहिए ताकि सभी बच्चों को सुनाई दे, तो इसलिए वो धातु की बनाई होती है। क्योंकि उसको जब हथौड़े से पीटा जाता है तो टन टन की आवाज़ काफ़ी दूर तक जाती है, इसलिए उसको धातु की बनाया जाता है। अब देखिए, हमने इस वाले टॉपिक में धातु के जो भौतिक गुण हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि धातुएं कैसी होती हैं। तो हम फिर दोबारा से एक बार देखते हैं। नंबर 1, धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे लोहा, सिल्वर, पीतल, स्टील वगैरह, सोना, चांदी। नंबर 2, धातुएं कठोर होती हैं, उनको चाकू से नहीं काटा जा सकता, उनको मतलब उनको छीला नहीं जा सकता, वे कठोर होती हैं ज़्यादातर धातुएं जो होती हैं। कुछ एक धातुएं जो होती हैं जैसे अपवाद होते हैं, ये बहुत ही नरम होती हैं, इसको भी याद रखना है। कुछ धातुएं कौन सी होती हैं जो नरम होती हैं। और धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्धक होती हैं, मतलब अगर उनको पीटा जाता है तो उनकी चादरें बन जाती हैं, पतली पतली चादरें बन जाती हैं। और उसके बाद चौथा है, धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, धातुएं तन्य होती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, उसको अगर गर्म किया जाता है तो वो जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसलिए इनके बर्तन भी बनाए जाते हैं। खाना बनाने की जो कढ़ाई वगैरह जो होती है वो भी धातुओं से बनाई जाती हैं, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, उनको गर्म किया जाता है वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, ये गलती नहीं है, अगर इनको गर्म किया जाता है तो ये पिघलती नहीं है, तो इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। उसके बाद विद्युत की सुचालक होती, धातुएं जो होती हैं उनमें करंट आ जाता है, विद्युत धारा जो है वो अच्छी तरह से प्रवाहित होती है, तो ये विद्युत की सुचालक होती हैं। उसके बाद धातुएं ध्वनिक होती हैं, जब इनको कठोर सतह से टकराया जाता है तो टन टन की आवाज़ आती है। तो ये 8 जो हैं इनके भौतिक गुण हैं धातुओं के, जो कि इनको अधातुओं से अलग करते हैं। तो ये 8 के 8 भौतिक गुण जो हैं ये आपको याद करने हैं। बीच बीच में से कुछ, जैसे ये क्वेश्चन आ गया है, सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है, इनको आप याद करेंगे, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये 1 ग्राम सोने के से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद धातु जो सुचालक होती हैं, तो यहाँ पर देखिए सिल्वर और कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं, ये याद रखना है। लेड और मरकरी कुचालक हैं, ये ऊष्मा की कुचालक हैं। इनको अगर इनके एक सिरे को गर्म किया जाता है तो इसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो यहाँ से आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेंगे। तो यहाँ तक ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अधातु के भौतिक गुण धर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि अधातुएं कैसी होती हैं, क्या वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, ठोस होती हैं, द्रव होती हैं, या आघातवर्धक होती हैं, नहीं होती हैं, वो विद्युत की चालक होती हैं या ध्वनिक होती हैं, ये सब जो हमने पहले पढ़ा है। तो ये हम अगले वीडियो में अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ जाएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।